ए वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों को कुछ सवाल करवाऊंगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के और देखते हैं कैसी है आपकी तैयारी। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ अतबल हैं, दिनेश हैं, आरती हैं, जयशंकर हैं, मयंक हैं, हरप्रकाश हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? सवालों की श्रृंखला को शुरू किया जाए। यह है आज का पहला सवाल जो आपके सामने दिख रहा है। ये एनर्जी मीटर का सवाल है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी मीटर का सवाल है। पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रजिस्टरिंग सिस्टम ऑफ द एनर्जी मीटर। बताइए इसका आंसर। रजिस्टरिंग सिस्टम जो है एनर्जी मीटर का, उसका मेन फंक्शन क्या है? स्वागत है नीलोत्पल आपका भी। अंकित, नीलोत्पल, दीपक, एवरीवन, दिनेश। रजिस्टरिंग सिस्टम का काम क्या है? कुछ लोगों ने आंसर ए दिया है, कुछ लोगों ने बी दिया है। देखो, there are main four parts. There are four main parts of energy meter. एनर्जी मीटर में 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? मुख्यतः 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऊर्जा मापी को 4 हिस्से में बांटा गया है। कौन कौन है वो हिस्सा? पहला सवाल तो यही आ जाएगा, कितने हिस्से में बांटा गया है ऊर्जा मापी को? तो आपका जवाब होगा 4 हिस्से में बांटा गया है। पहला है ड्राइविंग मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म का काम क्या होता है? इसमें कौन कौन आता है? ड्राइविंग मैकेनिज्म का काम क्या है? ड्राइव करना। ड्राइव करना। ड्राइविंग मैकेनिज्म में आपका जो मैग्नेट है वो आता है। दोनों मैग्नेट, संट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट। जो संट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट होता है, संट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट, वो दोनों आते हैं आपके। इन दोनों पे आपने वायर लपेटा हुआ है, उसमें करंट देते हो, फिर टॉर्क आता है जिस टॉर्क से डिस्क घूमती है। तो ड्राइव करने का मतलब है घुमाना। घुमाना, घूमना नहीं, घुमाना। घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार घुमाने के लिए भाई? घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? संट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट। कहानी ऐसे ही तो है। अगर आप इस कहानी को देखो, चिंटू, ये आपका ये संट मैग्नेट है, ये सीरीज मैग्नेट है। तो संट मैग्नेट में कॉइल है, प्रेशर कॉइल, इसमें करंट गई तो कुछ फ्लक्स आया। सीरीज मैग्नेट में कुछ कॉइल है, उसमें करंट गई, उसमें फ्लक्स आया। सीरीज फ्लक्स, संट फ्लक्स दोनों मिलकर के एक टॉर्क पैदा करते हैं और उस टॉर्क से फिर आपकी डिस्क घूमती है। तो डिस्क क्यों घूमती है? क्योंकि उसको घुमाने वाला टॉर्क होता है। टॉर्क आया कहां से? संट और सीरीज दोनों फ्लक्स मिलकर के बनाते हैं। तो ये संट मैग्नेट और ये सीरीज मैग्नेट, ये दोनों ड्राइविंग मैग्नेट। ड्राइव करना मतलब चलाना, चलाना। तो ड्राइविंग मैकेनिज्म में संट और सीरीज मैग्नेट या संट या सीरीज कॉइल आ जाती है, या संट कॉइल या फिर सीरीज कॉइल, ये दोनों आ जाती है आपकी। संट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट, या संट कॉइल, सीरीज कॉइल। ठीक है, मतलब मेन मेन पॉइंट्स में लिख रहा हूं। इसका काम है टू रोटेट द डिस्क, डिस्क को घुमाना। डिस्क को घुमाने का काम, खुद नहीं घूमता है, घुमाने का काम करता है। उसके बाद दूसरा सिस्टम है आपका ड्राइविंग के बाद, मूविंग सिस्टम या मूविंग मैकेनिज्म। मूविंग सिस्टम कौन होता है?
मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम मतलब गतिमान। तो बताओ गतिमान सिस्टम में कौन कौन आएगा? गतिमान में एल्यूमिनियम डिस्क आएगी। जो डिस्क घूमती है वो एल्यूमिनियम की तो होती है एनर्जी मीटर में। जो डिस्क घूमती है वो एनर्जी मीटर में वो एल्यूमिनियम की होती है। जो डिस्क है ये घूमती है, तो घूमता कौन है? एल्यूमिनियम डिस्क। तो मूविंग सिस्टम में या मूविंग मैकेनिज्म में कौन आएगा? एल्यूमिनियम डिस्क आ जाएगी। इसमें आप ले लोगे किसको? एल्यूमिनियम डिस्क को। तो मूविंग में एल्यूमिनियम डिस्क होती है जो घूमती रहती है। तीसरा है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाने का मतलब जो डिस्क है उसकी स्पीड को कम ज्यादा करना। जो डिस्क है एल्यूमिनियम की उसकी स्पीड को कम ज्यादा करना अगर हुआ तो उसके लिए हम ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। टू चेंज, यानी स्पीड को कम करना या स्पीड को ज्यादा करना, बढ़ाना घटाना। टू चेंज द स्पीड ऑफ डिस्क। डिस्क की स्पीड को कम ज्यादा करना या बदलना। ब्रेक लगाना मतलब कम ज्यादा करना। आपने पढ़ा है ना कि कैसे डिस्क की परमानेंट मैग्नेट से दूरी को घटा या बढ़ा करके काम हम करते हैं। कैसे हम परमानेंट मैग्नेट और एल्यूमिनियम डिस्क के बीच की दूरी को कम या ज्यादा करके ब्रेकिंग टॉर्क को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे एल्यूमिनियम डिस्क की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। टू चेंज द स्पीड ऑफ डिस्क, डिस्क की स्पीड को बढ़ना। इसमें कौन आता है? इसमें परमानेंट मैग्नेट आता है। परमानेंट मैग्नेट अस्थाई चुंबक आता है जो कि लगा होता है आपका अस्थाई चुंबक, जो ब्रेकिंग टॉर्क पैदा करता है। ये वाला ब्रेकिंग सिस्टम में ये है ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा कि ऐसे एक मैग्नेट होता है, ऐसे मान लीजिए, और एल्यूमिनियम डिस्क है। तो एल्यूमिनियम डिस्क को आगे पीछे करके, इस परमानेंट मैग्नेट से आगे पीछे करके हम ब्रेकिंग टॉर्क को चेंज कर सकते हैं। और ब्रेकिंग टॉर्क को कम ज्यादा करने का मतलब एल्यूमिनियम डिस्क के घूमने की स्पीड को कम ज्यादा कर पाना। तो अगर हम एल्यूमिनियम डिस्क की स्पीड को कम ज्यादा करना चाहें तो कौन पिक्चर में आएगा? ब्रेकिंग मैग्नेट या ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग सिस्टम। घूमता कौन है? मूविंग सिस्टम। मूविंग मैकेनिज्म में कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम डिस्क आती है। ड्राइव कौन करता है? घुमाता कौन है? संट और सीरीज मैग्नेट में जो कॉइल लगी होती है, उन दोनों कॉइल में जो फ्लक्स आता है उससे एक टॉर्क आता है जो कि आपकी डिस्क को घुमाता है। तो घुमाने वाला काम ये है। और चौथा जो है आपका, तीन तो आपने देख लिया, चौथा है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। या इसको आप बोल सकते हो काउंटिंग मैकेनिज्म। काउंटिंग मैकेनिज्म, रजिस्टरिंग या काउंटिंग मैकेनिज्म। रजिस्टरिंग या काउंटिंग मैकेनिज्म या प्रक्रिया। मैकेनिज्म मतलब होता है प्रक्रिया। ये क्या करता है? इट रिकॉर्ड्स द रोटेशन, इट रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क। यह क्या करता है? यह डिस्क के घूमने या रोटेशन की संख्या, घूमने की संख्या को नोट करता है या रिकॉर्ड करता है। मतलब कितने चक्कर डिस्क मार रही है, डिस्क कितने चक्कर मार रही है, 2 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, कितने चक्कर। क्योंकि हमको पता है डिस्क जितने चक्कर मारेगी वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो आप। अगर आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे तो डिस्क ज्यादा चक्कर मारेगी, आप कम एनर्जी कंज्यूम करोगे तो डिस्क कम चक्कर मारेगी। डिस्क अगर ज्यादा चक्कर मार रही है
इसका मतलब आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। डिस्क कम चक्कर मार रही है, इसका मतलब आप कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। तो डिस्क कितने चक्कर मारेगी? 500 चक्कर, 40 चक्कर, 80 चक्कर, 200 चक्कर, 1000 चक्कर, 1200 चक्कर, कितने चक्कर वो कौन बताएगा? रजिस्टरिंग मैकेनिज्म रजिस्टर करता है क्या? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। रजिस्टरिंग मैकेनिज्म या काउंटिंग मैकेनिज्म, इट रजिस्टर्स द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इट रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क। तो 4 मैकेनिज्म है। तो कई बार पूछ लेगा कितने सिस्टम है, कितने मैकेनिज्म है, कितने पार्ट हैं? 4। बोलो समझ में आया चारों पार्ट? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो एक हो गया आपका रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, और उसके बाद आपका ब्रेकिंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम और ड्राइविंग सिस्टम। तो 4 सिस्टम है। मैकेनिज्म लिख दो चाहे सिस्टम लिख दो, एक ही बात है। रजिस्टरिंग मैकेनिज्म या रजिस्टरिंग सिस्टम, आप यहां कुछ भी लिख दो। मैकेनिज्म मतलब प्रक्रिया और कुछ नहीं। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप ये सिस्टम लिख दो, आपको सिस्टम आसान लग रहा है तो। रजिस्टरिंग सिस्टम या काउंटिंग सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म वर्ड से आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे यहां पे ब्रेकिंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, यहां पे ऐसे ड्राइविंग सिस्टम, बस। क्लियर है? रविकांत, नीलोत्पल, सनी, विशाल, एवरीवन, नवीन। नवीन देखो इधर। अब आप इस सवाल पे आइए। चौथा पार्ट था रजिस्टरिंग मैकेनिज्म या काउंटिंग मैकेनिज्म या काउंटिंग सिस्टम आप कह सकते हो, काउंटिंग मैकेनिज्म आप बोल सकते हो। काउंटिंग सिस्टम या काउंटिंग मैकेनिज्म, ये डिस्क कितने चक्कर मार रही है उसको बताता है। अब आया सवाल आपका, ये हरियाणा एएलएम में पूछा हुआ है सवाल। व्हाट इज द मेन फंक्शन, दिख रहा है आपको सवाल? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रजिस्टरिंग सिस्टम ऑफ द एनर्जी मीटर? सवाल दिख रहा है ना? रजिस्टरिंग सिस्टम जो एनर्जी मीटर का, उसका मुख्य काम क्या है? रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क। एल्यूमिनियम डिस्क में घुमावों की संख्या को नोट करना, रिकॉर्ड करना, रखना रिकॉर्ड में। नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क बाय द एल्यूमिनियम डिस्क ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के डिस्क कितने चक्कर मारेगी वो कौन नोट करेगा? वो नोट करेगा रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। क्लियर? चलिए अगला सवाल। ये डायग्राम आपने एनर्जी मीटर पढ़ा होगा तो देखा होगा। तो एक तरीके से एल्यूमिनियम डिस्क मूविंग सिस्टम का पार्ट, ये संट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट जो है ड्राइविंग मैकेनिज्म का पार्ट, ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट या ब्रेकिंग मैग्नेट है आपका, ये ब्रेकिंग सिस्टम का पार्ट, और रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होता है जो कि नंबर ऑफ रोटेशन को काउंट करता है। ये सवाल है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ड्राइविंग सिस्टम पार्ट ऑफ द एनर्जी मीटर, की जो एनर्जी मीटर का ड्राइविंग हिस्सा होता है वो उसका मेन कंपोनेंट कौन है? सिलिकॉन स्टील, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक फ्यूज या सेंटर लिम? बताइए कौन है जी, कौन है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ड्राइविंग सिस्टम? हरियाणा एएलएम, ड्राइविंग सिस्टम का मुख्य घटक कौन है? कौन है सर? पता नहीं। ड्राइविंग सिस्टम का मतलब वो हिस्सा जिसने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा किया और फिर जिसकी वजह से एल्यूमिनियम डिस्क घूमी होगी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करने वाला जो सिस्टम होगा वही तो ड्राइविंग मैकेनिज्म होगा, ड्राइव करना। जैसे मैंने आपको पागल कर दिया तो आप क्या बोलोगे? यू हैव ड्रिवन मी क्रेजी। तो क्या बोलोगे? आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ड्राइविंग मैकेनिज्म में कौन होता है? ड्राइविंग मैकेनिज्म में संट और सीरीज मैग्नेट होता है। संट और सीरीज मैग्नेट का मतलब क्या भाई? संट और सीरीज मैग्नेट क्या है? आपने एक मैग्नेट लिया, ऐसे ऐसे एक मैग्नेट लिया, ठीक है, चलो ऐसे मैग्नेट लिया, एक संट मैग्नेट और एक ऐसे यहां मैग्नेट ले लिया, सीरीज मैग्नेट। अब इस पे आपने टर्न लपेट दिया। क्या लपेटा? टर्न। क्या लपेटा? टर्न। क्या लपेटा? टर्न। इस पे भी टर्न लपेट दिया।
इस पे भी टर्न लपेट दिया, टर्न लपेट के करंट दे दिया, क्या दे दिया, करंट दे दिया। जब करंट दिया तो चुंबक बन गया, चुंबक मतलब फ्लक्स आ गया इसके पास, यहां भी फ्लक्स आ गया, इसके पास जो फ्लक्स आया वो शंट फ्लक्स हो गया, इसके पास जो फ्लक्स आया वो सीरीज फ्लक्स हो गया। तो इसके पास फ्लक्स आया, इसके फ्लक्स आया, इसका मतलब क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का बन गया। फ्लक्स आया कहां से, पहले से फ्लक्स तो था नहीं, परमानेंट मैग्नेट थोड़ी है ये कि पहले से फ्लक्स था, हमने इस पे टर्न लपेटा, टर्न लपेट के हमने इसको करंट दिया, करंट दिया। प्रेशर कॉइल सप्लाई के पैरेलल में होता है और करंट कॉइल जो होती है वो लोड के, यहां लोड है, करंट कॉइल जो है वो लोड के सीरीज में होता है। ये लोड है आपका, ये करंट कॉइल है सीसी, ये सीरीज मैग्नेट है। और ये वाला शंट मैग्नेट है। ये शंट मैग्नेट है और ये सीरीज मैग्नेट है। तो ये चुंबक पहले से इनके पास फ्लक्स नहीं था, जब इसमें टर्न लपेटा गया और करंट दी गई, उसको यहां से करंट दी गई, चाहे लोड वाली करंट इसमें आई, तब इनके पास फ्लक्स है। यानी एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हैं। तो जो शंट मैग्नेट है या सीरीज मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक चुंबक, एक लोहा लो, कोई मटेरियल लो, उसके ऊपर वायर लपेट के उसमें करंट दे दो, जब तक करंट दोगे तब तक वो चुंबक की तरह काम करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट क्या है, उसको कोई वायर वायर ही नहीं लपेटना है, बस यहीं से लेके आए, उसके पास ऑलरेडी चुंबकत्व है। तो आपका जो यहाँ पे ड्राइविंग मैकेनिज्म है जिसमें शंट या सीरीज मैग्नेट है या शंट या सीरीज कॉइल है, या ये बोल सकते हो कि प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ क्योंकि कॉइल में करंट देने से फ्लक्स आया। तो मेन कंपोनेंट ड्राइविंग सिस्टम का क्या है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अरे बोलो आरती, सचिन, विशाल, नीलोत्पल, हरकेश, एवरीवन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट, ये सवाल फिर पूछा है ALM, वो शेडिंग कॉइल है विशाल। ये बताओ, इन एन एनर्जी मीटर द ड्राइविंग सिस्टम डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट 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 है खाली स्थान, रजिस्टरिंग सिस्टम डॉट 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 एंड फॉर्म द बेसिक कंस्ट्रक्शन पार्ट्स। मतलब एनर्जी मीटर में उसका जो बेसिक संरचना है वो किससे किससे बनी है। एक एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम होता है और क्या होता है, खाली जगह। रजिस्टरिंग सिस्टम होता है और क्या होता है, खाली जगह। बुनियादी निर्माण भागों को बनाते हैं। यानी कि एनर्जी मीटर में मुख्यतः कौन कौन लोग मिल करके इसके ढांचे को, इसकी संरचना को तैयार करते हैं, बताइए जी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद देखनी है प्रभात, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। बोलिए, एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम होता है, ठीक, रजिस्टरिंग सिस्टम होता है, टॉर्क पैदा करना इसका काम, रजिस्टरिंग सिस्टम का काम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को काउंट करना, और बचा क्या है, एक मूविंग सिस्टम बच गया और एक ब्रेकिंग सिस्टम बच गया। तो खाली जगह में क्या भरोगे, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम। सी ऑप्शन, मूविंग एंड ब्रेकिंग। दो दिया है, कौन कौन दिया है, एक देखो रजिस्टरिंग सिस्टम दे रखा है, ये होता है, एक ड्राइविंग सिस्टम दे रखा है, ये होता है। दो नहीं दिया है तो एक खाली जगह यहां, एक खाली जगह यहां, हिंदी में एक खाली जगह यहां, एक खाली जगह यहां। कौन कौन बाकी, एक मूविंग, एक ब्रेकिंग। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कितने पार्ट्स होते हैं, आप बोलोगे 4, बोलेगा कि 3 का नाम तो ये है, बताओ चौथा कौन है, ऐसे पूछ लेगा। एक है ड्राइविंग, एक है मूविंग, एक है ब्रेकिंग, बोलो चौथे का नाम, तो बोलोगे रजिस्टरिंग मैकेनिज्म या काउंटिंग मैकेनिज्म या काउंटिंग सिस्टम। सब में कौन कौन सा मेन हिस्सा होता है ये भी पूछ लेगा। तो आपसे पूछेगा कि ड्राइविंग में कौन होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म में, ड्राइविंग सिस्टम में, तो आप बोलोगे उसमें चुंबक वाला होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या शंट या सीरीज वाला जो मैग्नेट है। मूविंग में कौन होता है, एल्यूमिनियम डिस्क होती है। ब्रेकिंग में कौन होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। और काउंटिंग मैकेनिज्म का क्या काम होता है, उसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट करते हैं। इसका आंसर हो गया सी। ये सवाल फिर हरियाणा ALM, विच एनर्जी मीटर सिस्टम कंटेन्स, कि
एनर्जी मीटर का कौन सा सिस्टम कंटेन मतलब रखता है ए रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द एयर गैप ऑफ द सीरीज एंड शंट मैग्नेट एंड माउंटेड ऑन ए शाफ्ट। मतलब शाफ्ट के ऊपर लगा होता है और जो शंट और सीरीज मैग्नेट के बीच में वायु अंतराल है उसके बीच में रखा होता है। ऐसा ऐसा सिस्टम कौन है एनर्जी मीटर का? एनर्जी मीटर में तो कई सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम बताइए। किस ऊर्जा मीटर सिस्टम में एक रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क होती है जिसे श्रृंखला यानी सीरीज और शंट मैग्नेट के वायु अंतराल के बीच रखा जाता है और एक शाफ्ट पर चढ़ाया जाता है? एल्यूमिनियम डिस्क की बात कर रहा है ये। विशाल बोल रहे हैं एएलएम का फुल फॉर्म, एएलएम का फुल फॉर्म है असिस्टेंट लाइन मैन। इसका एग्जाम होने वाला है हरियाणा में, फॉर्म भरा जा चुका है। कितनी वैकेंसी है पता है आपको? एग्जैक्ट मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा, मगर वैकेंसी की संख्या लगभग 6000 के आसपास, अराउंड 6000। बोलो। तो हरियाणा में एएलएम की भी पोस्ट का है और जेई की भी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट आने वाली है, सुनने में आ रहा 500-600 डिप्लोमा वालों के लिए। तो वेट करो, नोटिफिकेशन आ जाने दो ऑफिशियल। चलिए बताइए इसका आंसर। सबने आंसर दिया है, रविकांत ने बी दिया है मूविंग सिस्टम, अतबल डी दिए हैं ड्राइविंग सिस्टम। और आपसे क्या पूछा है कि एक ऊर्जा मीटर का सिस्टम जो है, तो 4 सिस्टम होते हैं, उसमें कौन से सिस्टम एक रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क होती है, यही तो पूछा है आपसे। ड्राइविंग सिस्टम जो होता है उसमें तो शंट और सीरीज मैग्नेट या शंट और सीरीज कॉइल होती है। ब्रेकिंग में परमानेंट मैग्नेट होता है। एल्यूमिनियम डिस्क किसमें होती है? मूविंग सिस्टम में। तो वही पूछा है ऊर्जा मीटर के कौन से हिस्से में एल्यूमिनियम डिस्क होती है जिसमें श्रृंखला और शंट मैग्नेट के वायु अंतराल के बीच में रखा जाता है? यही तो है ये डायग्राम, इसीलिए है। ये क्या है? ये शंट मैग्नेट है, ये सीरीज मैग्नेट है, बीच में वायु अंतराल है, एयर गैप है। इस एयर गैप में आपने एल्यूमिनियम डिस्क को रखा है। ये शंट मैग्नेट है, ये शंट मैग्नेट है, ये सीरीज मैग्नेट है, ये शंट मैग्नेट है, ये सीरीज मैग्नेट है। दोनों के बीच में वायु अंतराल एयर गैप है, इसमें एल्यूमिनियम डिस्क को रखा गया। तो एल्यूमिनियम डिस्क किसका हिस्सा? मूविंग सिस्टम का। ये तो मूव करती है। सवाल समझो। क्या बोलोगे? मूविंग सिस्टम का हिस्सा एल्यूमिनियम डिस्क। आपसे पूछा एल्यूमिनियम डिस्क किसका हिस्सा है, और साथ साथ ये भी बोल दिया कि रखा कहां है। तो रखा कहां है उससे मत कंफ्यूज होना। ये पूछा है कि एनर्जी मीटर में जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है, एल्यूमिनियम डिस्क, वो किसका हिस्सा है। हमने उस एल्यूमिनियम डिस्क को कहां रखा है वो भी साथ साथ सवाल में मेंशन कर दिया है। तो ये मेंशन कर दिया है कि उसको शंट और सीरीज मैग्नेट के बीच में जो खाली जगह है, एयर गैप है, वहां रखा हुआ है मूविंग सिस्टम। विशाल, नेलोत्पल। नेक्स्ट, टॉर्क इज अप्लाइड ये सवाल है, बताइए जरा। एंजॉय प्रभात, एंजॉय। आर्थिक का गाना यूपी की सभी वैकेंसी को मिला के हरियाणा की वैकेंसी के इक्वल है, बट उस वैकेंसी में ज़्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि हरियाणा का जो सीईटी का एग्ज़ाम था उसको बहुत बच्चों ने दिया ही नहीं था या क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। इस वजह से संख्या कम है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है हरियाणा एएलएम का और मेरा बैच ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है वो अगर थोड़ी सी ईमानदारी बरतेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है 50,000 से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे नहीं उस एग्ज़ाम में, मुझे ऐसा लग रहा है। हरियाणा के ही बच्चे हैं, 50,000 बच्चे, 6,000 सीट, यानी हर 10 बच्चे पे एक सीट मिल जाएगी। इतनी सीट कहाँ आती है? ये सवाल है। सवाल क्या है भाई?
पहला ऑप्शन है 2, अगला ऑप्शन है 3, फिर है 5 और फिर है 4। सवाल है कि डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में एक्सटर्नल टर्मिनल्स होते हैं विच मस्ट बी कनेक्टेड फॉर पावर मेजरमेंट। डायनमोमीटर वाटमीटर में शक्ति नापने के लिए कितने टर्मिनल होने चाहिए। यही है डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में, डायनोमीटर वाटमीटर शक्ति नापने के कितने टर्मिनल होने चाहिए। एक्सटर्नल टर्मिनल मतलब बाहरी टर्मिनल कितने होने चाहिए। विच मस्ट बी कनेक्टेड फॉर पावर मेजरमेंट, यानी शक्ति नापने के लिए कितने टर्मिनल होने चाहिए, यही सवाल है आपका। और शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कितने बाहरी टर्मिनल होने चाहिए। तो कल किसी बच्चे ने पूछा था कितने टर्मिनल होने चाहिए वाटमीटर में, तो आपका उत्तर क्या होगा। यस आरती यस, कोई नहीं, बहुत मौके मिलेंगे। एक सवाल यह है, दूसरा सवाल यह है, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन वाटमीटर। मिलता जुलता है इसलिए एक साथ है। वाटमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं। अब ये कुछ मेंशन तो नहीं किया कौन सा वाटमीटर, तो आप इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाटमीटर मान के चलोगे। कितने टर्मिनल होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं वाटमीटर्स में, कितने टर्मिनल। सर कौन सा वाटमीटर, कुछ मेंशन नहीं है, तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर ईडीएम टाइप या डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर मान के चलोगे। देयर आर 4 टर्मिनल। कितने टर्मिनल, 4 टर्मिनल। 4 टर्मिनल, यहां पे भी कितने टर्मिनल, 4 टर्मिनल। 4 टर्मिनल होते हैं वाटमीटर में, जो होने ही चाहिए। कौन कौन से हैं मैं चर्चा कर रहा हूं। 4 टर्मिनल होने चाहिए। कौन कौन से, देखो यह है डायग्राम, दिख रहा है आपको। जैसे आपका लोड है, किसी भी लोड की पावर नापनी है, तो एक क्वाइल तो ये है, ये वाली जो क्वाइल है ये करंट क्वाइल है। क्या है ये, करंट क्वाइल। करंट क्वाइल क्या नापती है, करंट नापती है। ये करंट क्वाइल है जो कि करंट नापती है। और एक क्वाइल नीचे है, ये नीचे वाली जो क्वाइल है इसको क्या नाम देते हो आप, ये प्रेशर क्वाइल है या वोल्टेज क्वाइल है, जो भी है ये ऐसे है। तो पोटेंशियल क्वाइल या वोल्टेज क्वाइल आप नाम दे सकते हो, पोटेंशियल क्वाइल और वोल्टेज क्वाइल, या ऐसे ही आप मूविंग क्वाइल बोल देते हो, कई सारे नाम हैं इसके। और ये है करंट क्वाइल, ये है करंट क्वाइल, या इसे ही आप बोल सकते हो फिक्स्ड क्वाइल, ये फिक्स्ड होती है। तो करें आप पावर नापने के लिए वोल्टेज करंट दोनों चाहिए होगा ना, कि किसी एक से काम चला लोगे केवल, नहीं सर, करंट वोल्टेज दोनों नापना है तो करंट कॉइल वोल्टेज कॉइल दोनों चाहिए होगा। अब करंट कॉइल में 2 टर्मिनल होंगे, वोल्टेज कॉइल में 2 टर्मिनल होंगे। कोई भी कॉइल जैसे है तो 2 टर्मिनल बनेंगे ना, एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर। कोई भी कॉइल है 2 टर्मिनल बनेंगे, एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर। ऐसे करंट कॉइल में एक टर्मिनल ये हो गया, इसको हमने नाम दे देते हैं एम। इसको क्या नाम देते हैं, एम। और दूसरा टर्मिनल जो यहां पे है इसको हम नाम दे देते हैं एल, एम एल। वोल्टेज कॉइल में जो यहां पे टर्मिनल होता है इसको नाम दे देते हैं सी। और यहां पे जो टर्मिनल है मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं वी, वी, वी। करंट कॉइल का नाम दे देते हैं, एक को नाम दिया एम, एक को नाम दिया एल। ये 2 टर्मिनल हो गए करंट कॉइल के। और वोल्टेज कॉइल के एक टर्मिनल सी, एक टर्मिनल वी, सी और वी 2 नाम दे देते हैं। तो आपसे यह भी पूछ लेता है कई बार कि जो नाम है वो क्या है। तो करंट कॉइल का नाम काम है करंट नापना। और करंट कॉइल के जो टर्मिनल हैं, करंट कॉइल के अगर हम टर्मिनल की बात करें तो करंट कॉइल के टर्मिनल 2 हैं। कौन कौन से,
एक है M और दूसरा है L। और अगर वोल्टेज कॉइल की हम बात करें या प्रेशर कॉइल या फिर मूविंग कॉइल, वोल्टेज कॉइल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो ही टर्मिनल वोल्टेज कॉइल के लिए होते हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम है C और एक का नाम है V। यानी अगर टोटल टर्मिनल आप देखोगे तो टोटल टर्मिनल कितने हो गए? टोटल मिला दो करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल के दोनों टर्मिनल को, तो आपके नाम हो गए M L C V। बोलो MLCV 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 MLCV। ML करंट कॉइल का, CV प्रेशर कॉइल का। तो ऐसे भी पूछ लेगा कि जो प्रेशर कॉइल है उसके टर्मिनल्स को क्या क्या नाम दिया गया, तो बोलोगे CV नाम दिया गया। करंट कॉइल के टर्मिनल को क्या क्या नाम दिया गया? ML नाम दिया गया। ठीक है, तो नाम भी याद रखना आप। ये M मतलब मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है, L मतलब वो लोड से जुड़ा हुआ है, C मतलब एक कॉमन टर्मिनल है एक तरीके से, क्योंकि ये वाला भी जाके सप्लाई से जुड़ा, ये भी जाके सप्लाई से जुड़ेगा, कॉमन टर्मिनल है। ये V जो है ये वोल्टेज टर्मिनल, हम इसको नाम दे देते हैं, ऐसे करके है। तो जो सवाल पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है कि करंट कॉइल के टर्मिनल को क्या बोलते हैं? ML, और पोटेंशियल कॉइल के टर्मिनल को क्या बोलते हैं? CV। चारों नाम क्या हो गए? ML CV। तो दो टर्मिनल करंट कॉइल के, दो टर्मिनल पोटेंशियल कॉइल के, टोटल टर्मिनल 4। यही पूछता है आपसे कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं, 2 करंट कॉइल के लिए, 2 वोल्टेज कॉइल के लिए। नाम बता दिया। कोई डाउट? तो वही है, 4 टर्मिनल होने ही चाहिए। बाकी यहां सप्लाई होगी, ये सप्लाई होगी, जो खाली जगह यहां सप्लाई आप कनेक्ट करोगे। अब इसे करंट कॉइल का एक टर्मिनल सप्लाई में जाएगा। करंट कॉइल में 2 टर्मिनल क्या करेंगे? एक टर्मिनल सप्लाई से जुड़ा होगा, यहां सप्लाई होगी ना, M वाला सप्लाई से और L वाला लोड से। बिना लोड से जुड़े काम चलेगा क्या? तो L वाला लोड से जुड़ा होगा, M वाला सप्लाई से जुड़ा होगा। 2 टर्मिनल है, एक यहां गया एक यहां गया। ऐसे वोल्टेज कॉइल में 2 टर्मिनल होंगे। ये C वाला टर्मिनल ऐसे जाके सप्लाई के साथ जुड़ा होगा ऐसे, और ये वाला टर्मिनल यहां पे ऐसे, यहां कर लो यहां कर लो ऐसे। तो आपका ये सवाल था कितने टर्मिनल होते हैं वाटमीटर में? 4 टर्मिनल होते हैं। और दूसरा सवाल था डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में बाहरी कितने टर्मिनल होंगे जो पावर नापने के लिए चाहिए? तो पावर नापने के लिए वोल्टेज भी चाहिए, करंट भी चाहिए। वोल्टेज नापने के लिए वोल्टेज कॉइल, करंट नापने के लिए करंट कॉइल, दोनों के 2-2 टर्मिनल, टोटल टर्मिनल 4। चलिए, चिंटू को समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क को और किस नाम से जानते हैं? मिलेगी अतबल, मिलेगी। कंट्रोलिंग टॉर्क को और किस नाम से जानते हैं? देखो, एक तो डैंपिंग टॉर्क होता है। डैंपिंग टॉर्क का काम क्या है? जैसे अगर आप अमीटर से 100 एम्पियर की करंट नाप रहे हो, अमीटर से 100 एम्पियर की करंट नाप रहे हो, तो आपका अमीटर है, ये 0 है और ये मान लीजिए 100 एम्पियर है। तो अमीटर पहले अभी 0 पे है, जैसे ही 100 एम्पियर करंट आएगी आपका एमीटर यहां से यहां आएगा। तो इसको यहां से यहां ले आने के लिए, यहां से यहां ले आने के लिए जो टॉर्क लगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, विक्षेपण बलाघूर्ण। क्या नाम है? विक्षेपण बलाघूर्ण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसको यहां से यहां ले आने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर 100 एम्पियर करंट है तो 100 एम्पियर करंट के हिसाब से टॉर्क लेगा, यहां तक आएगा। जब यहां से यहां तक आ जाएगा तो इस जगह पे रुक जाए, ऐसे वाइब्रेट ना करे, कंपन ना करे, ऑसिलेशन ना करे, कई बार ऐसे हिलता दुलटा रहता है। आपने देखा होगा, वजन नापने वाली मशीन पे खड़े हो गए, अब वजन आपका 90 किलोग्राम है, लेकिन सुई जो है 90 पे नहीं है, रुक हिल डुल रही है। 88, 89, 90, 91, 92 बता रही है, 91, 92 बता रही है, 88, 89, 90 बता रही है। हम क्या लें? चिंटू अपनी सहूलियत के हिसाब से 88 मान लेता, नहीं मेरा वजन 88 ही है। तो यहाँ कंपन ना करे, उसके लिए जो टॉर्क होता है वो डैंपिंग टॉर्क होता है। दूसरा, अगर 100 एम्पियर करंट है, अगर करंट फिर 0 हो गई तो दोबारा इसको पहले वाली अवस्था में ले आने वाला जो टॉर्क है वो कंट्रोलिंग टॉर्क है। अगर करंट 100 एम्पियर है तो पॉइंटर यहां से यहां आया, करंट 100 एम्पियर से 0 हो गई तो दोबारा पॉइंटर को यहां आना है ना। अरे पॉइंटर यहां था, 100 एम्पियर करंट आई, पॉइंटर यहां आ गया, करंट 0 हो गई तो फिर पॉइंटर को पहले वाली जगह पे आना है ना। तो यहां जो ले आएगा वो कौन है? कंट्रोलिंग टॉर्क। और उसी कंट्रोलिंग टॉर्क को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए आप स्प्रिंग वगैरह का यूज करते हो। क्या करते हो? स्प्रिंग वगैरह का यूज करते हो। स्प्रिंग। और अगर पॉइंटर आपका कहीं रुका होता है,
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो वहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होते हैं, बराबर, एट इक्विलिब्रियम। यानी अगर आपका पॉइंटर किसी रीडिंग को बता रहा है, रुका हुआ है, उस वक्त, ठीक है, विरामावस्था में 100 एम्पीयर करंट बता रहा है तो वहां पे रुका हुआ पॉइंटर, इसका तो जितना टीडी है उतना ही टीसी है। रीस्टोरिंग टॉर्क बोलोगे आप, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है तो दूसरा, ऑपरेटिंग टॉर्क नहीं, डैम्पिंग टॉर्क नहीं, रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोर करना, दोबारा से ले आना पॉइंटर को जहां से चला था वहां तक। नहीं आया समझ में? तो रीस्टोरिंग टॉर्क है जो लेके आएगा अपने पहले वाली जगह पे। और ये है कि इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेजर्ड इज कॉल्ड, मापन युक्तियों में मापक यंत्र द्वारा जो बलाघूर्ण उत्पन्न होता क्या कहलाता है? टॉर्क प्रोड्यूस द मेजर्ड, मेजर्ड मतलब मैं बताऊं कि जिस क्वांटिटी को आप नापना चाहते हो उस क्वांटिटी को नापने की प्रक्रिया में उसकी वजह से जो टॉर्क आता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मैं करंट नापना चाह रहा हूं तो करंट, अगर आप 100 एम्पीयर करंट नाप रहे हो तो 100 एम्पीयर करंट नापोगे तो एक टॉर्क आएगा ना 100 एम्पीयर करंट के लिए, जो पॉइंटर को 100 एम्पीयर पे लेके आएगा। आप वोल्टेज नाप रहे हो, मान लीजिए 100 वोल्ट वोल्टेज है, वोल्टमीटर से आप वोल्टेज नाप रहे हो तो जो पॉइंटर आपका जीरो पे हो 100 वोल्ट पे आएगा। तो वोल्टेज नाप रहे हैं तो वोल्टेज की वजह से पॉइंटर 100 वोल्ट पे आएगा। करंट नाप रहे हैं तो करंट की वजह से आपका पॉइंटर 100 एम्पियर पे आएगा। तो जो भी क्वांटिटी आप नापोगे वो मेजर्ड क्वांटिटी, उसकी वजह से आपका पॉइंटर वहां तक आएगा जितनी वैल्यू होगी, चाहे वोल्टेज नापो चाहे करंट नापो। तो जिस चीज को नापते हो आप उसकी वजह से ही तो पॉइंटर आगे बढ़ता है। और पॉइंटर क्यों आगे बढ़ता है? क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है। क्या नाम होता है टॉर्क का? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी जो हमारी नापी जाने वाली राशि है, नापी जाने वाली क्वांटिटी है, जब उसको नापते हैं तो वो एक टॉर्क लगा के पॉइंटर को आगे बढ़ाती है। उस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क बोल रहा है। कौन? अतबल। अतबल को नशा हो गया है किसी चीज का, हर सवाल का गलत जवाब। नाम के आखिरी में बल जरूर है लेकिन उसके पहले ए लग जाता है तो अबल हो गया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपित या विक्षेपण बलाघूर्ण। नहीं आया समझ में? अरे बोलो चिंटू। चिंटू बोल रहा आया सर। नेक्स्ट, which of the following is not a type of operating force in electromechanical indicating instrument? electromechanical indicating instrument में कौन सा फोर्स नहीं होता? डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, यही तो पॉइंटर को आगे ले जाता है। कंट्रोलिंग फोर्स ये भी होता है, जब पॉइंटर आगे चला गया, मान लीजिए 100 एम्पीयर करंट आई तो पॉइंटर आगे चला गया, करंट जीरो हो गई तो पॉइंटर को पहले आ जाना है जीरो पे। वो कौन काम करेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या करेगा? अगर 100 एम्पीयर करंट है तो पॉइंटर 100 एम्पीयर पे जाके रुक जाए, ज्यादा जैसे कंपन ना करे, थोड़ा बहुत कंपन करे चलेगा, ज्यादा ना करे। उस कंपन को खत्म करने का काम डैम्पिंग टॉर्क होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी कोई चीज नहीं होती है। टॉर्क की बात करें, 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क। ग्रेविटेशनल टॉर्क वाली चीज यहां पे नहीं है। क्या होगा? डी। बोलो। नेक्स्ट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। मूविंग आयरन, एमआई इंस्ट्रूमेंट क्या नापता है बताओ? एमआई इंस्ट्रूमेंट क्या नापता है? डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ये एसी एंड डीसी वोल्टेज भी नाप लेगा और एसी एंड डीसी करंट भी नाप लेगा, दोनों नाप लेगा एमआई मूविंग आयरन। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट चाहे एसी वोल्टेज हो चाहे डीसी वोल्टेज हो, दोनों नाप लेगा। एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, दोनों नाप लेगा। यानी करंट नापो चाहे वोल्टेज नापो, चाहे एसी वाला नापो चाहे डीसी वाला नापो, जिंदाबाद।
पावर मत नाप लेना। मूविंग आयरन वाटमीटर के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं करते, पावर बिल्कुल नहीं नापेगा, लेकिन वोल्टेज और करंट जैसे मैंने कहे वैसे नापो, एसी नापो, डीसी नापो। ए क्या होगा? चिंटू बोल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, डीसी करंट नहीं नापेगा, डीसी वोल्टेज नहीं नापेगा, नापेगा मूविंग आयरन तो दोनों नापता है। मूविंग कॉइल थोड़ी पूछा है, मूविंग आयरन। ए और अगर ये पीएमएमसी होता, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो फिर ये केवल डीसी नापता कि डीसी वोल्टेज नाप लेगा एंड डीसी करंट नाप लेगा। एसी में इसकी हालत खराब हो जाती है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी में नाप ही नहीं पाएगा पावर। ये आप अगर एमआई से किसी की पावर नापना चाहते हो तो डायरेक्ट पावर नहीं नाप पाओगे। आप ऐसे कर सकते हो, एक बार वोल्टेज नाप लो, हाँ वोल्टेज नाप लिया, नोट कर लिया इतना आ गया वोल्टेज, फिर करंट नाप लो, अच्छा करंट नाप लिया इतना आ गया, दोनों का गुणा कर दो तो वी इंटू आई पावर तो मिल जाएगी। भाई अगर आप वोल्टेज नाप सकते हो, आप करंट नाप सकते हो, तो पावर वी इंटू आई करके निकाल सकते हो, मगर रीडिंग पावर की देगा नहीं कि हाँ देख लिया रीडिंग, अच्छा अच्छा इतना वही पावर है लिख दो, नहीं। वोल्टेज वोल्ट मीटर के तौर पे इस्तेमाल करके वोल्टेज नाप लो, अमीटर के तौर पे इस्तेमाल करके करंट नाप लो, फिर दोनों का गुणा कर दो तो पावर आप निकाल सकते हो उसकी मदद से, मगर एज ए वाट मीटर यूज नहीं करते हैं कि रीडिंग देख करके बता दें हाँ इतनी पावर है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इसकी स्केल के बारे में पूछा है। लॉग वाली स्केल होती है, लॉगरिथमिक स्केल, लॉग वाली स्केल, ऐसे लॉग 10 टू द बेस ई या 10 टू द बेस 10 या 20 बेस टू द 10, लॉग जैसा ग्राफ होता है, लॉग जैसा ग्राफ। तो यूनिफॉर्म स्केल मतलब लीनियर, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, या स्क्वायर्ड स्केल मतलब वर्गाकार स्केल। क्या होगा? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ये जो है ना हॉट वायर बहुत हॉट होता है, सब कुछ नाप लेगा। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है एसी एंड डीसी दोनों के लिए यूज करते हैं, एसी एंड डीसी बोथ, करंट एंड वोल्टेज दोनों नाप लेता है। चाहे करंट नापो, चाहे वोल्टेज, चाहे एसी नापो, चाहे डीसी, इसकी जो स्केल होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर स्केल होती है। कैसी स्केल होती है? नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म, असमान, असमान, अरेखीय, अरेखीय, असमान। अरेखीय का मतलब इसमें जो आपका थीटा होगा वो, या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो भी होगा, वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आप क्या बोलोगे? आपका जो थीटा है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, या जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वाई स्क्वायर के, इसको आप बोल सकते हो स्क्वायर। इसको या तो नॉन लीनियर बोल दो या स्क्वायर्ड बोल दो, स्क्वायर्ड स्केल। स्क्वायर मतलब वर्गाकार। भाई जैसे ये है x समानुपाती y है, तो आप बोलोगे x और y क्या है? लीनियर है, समानुपाती है। और अगर ऐसे हो गया x समानुपाती y स्क्वायर, तो लीनियर तो नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे? स्क्वायर्ड बोल सकते हो। स्क्वायर मतलब एक्स वाई के स्क्वायर के समानुपाती है, एक्स वाई के स्क्वायर के समानुपाती है, तो स्क्वायर्ड स्केल बोल सकते हो, स्क्वायर्ड स्केल बोल सकते। स्क्वायर्ड स्केल मतलब नॉन लीनियर। अगर कोई भी चीज लीनियर नहीं है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, वो सब नॉन लीनियर हो गया। हाँ, इसको आप क्रैम्प्ड स्केल भी बोल सकते हो, क्रैम्प्ड भी बोल सकते हो। थीटा समानुपाती आई स्क्वायर, या ये भी कह सकते हो आप टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समानुपाती आई स्क्वायर, बात वही है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में? वोल्टमीटर किस टाइप का उपकरण है जी?
इंटीग्रेटिंग टाइप नहीं है, इंटीग्रेटिंग टाइप तो एनर्जी मीटर है। अच्छा अच्छा, एनर्जी मीटर है इंटीग्रेटिंग टाइप का, कि जितनी एनर्जी यूज करोगे सब जोड़ के बता देगा, हाँ पिछले 1 महीने 1 साल में कितना खाए हो। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप क्या करता है, वो पूरा रिकॉर्ड रखता है कि सुबह से शाम तक, अच्छा इतने बजे इतना, इतने बजे इतना था वैल्यू इसका, इतने बजे इतनी थी, जैसे ग्राफ टाइप का कुछ बन जाता है मान लीजिए ऐसे। तो ग्राफ देख करके बता दोगे ना, अभी इतनी वैल्यू थी, फिर अभी इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, ग्राफ देख करके। जैसे फिल्मों में देखते हो डॉक्टर लोग जो है मरीज का जब इलाज करते हैं और मरने वाला होता है तो घर वाले मिलने आते हैं, तो टीवी एक सामने रखी होती कंप्यूटर, उसमें से दिखता रहता। रिकॉर्डिंग मतलब वो रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 24 घंटे में क्या था, कि आपकी दिल की धड़कन कैसे चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड कम ज्यादा कितना हो रहा है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे एक्स वाई रिकॉर्डर है, ये भी नहीं है। इंडिकेटिंग, यस, वोल्टमीटर इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग मतलब किसी वक्त जितनी करंट या जितना वोल्टेज होगा उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट उस वक्त रीडिंग देगा, वो वैल्यू खत्म, अपना इंस्ट्रूमेंट जो है उसका इंडिकेटर, उसका जो पॉइंटर है जीरो पे आ जाएगा। 100 एम्पियर करंट है तो पॉइंटर जीरो से, जो जीरो पे था वो तुरंत 100 एम्पियर पे आ जाएगा। या 100 वोल्ट अगर वोल्टेज है तो पहले 0 वोल्ट था, 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट पे आ जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज 0 हुआ फिर पॉइंटर पहले वाली जगह पे आ जाएगा। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि किसी वक्त जो वैल्यू होती है तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसको नापता है इंडिकेटिंग। लॉग स्केल किसी में नहीं रहता है, लॉग स्केल भी नॉन लीनियर में ही आएगा। ठीक है, क्या बोलोगे, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग। ये बताओ, नॉलेज मेरे पास मैसेज करना, आई विल टेल यू, ओके। हाँ, ईसीजी वगैरह जैसे है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप का है, बिल्कुल। इस सवाल को पढ़ पा रहे हो आप कि नहीं पढ़ पा रहे हो? चलो मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। In an energy meter, how is the shunt electromagnet connected in driving system? shunt electromagnet कैसे connected होता है? पहला है कि the shunt electromagnet coil is connected with the supply and carries current inversely proportional to the resistance. दूसरा है shunt electromagnet coil is connected with the series magnet and carries current proportional to the resistance. तीसरा है shunt electromagnet coil is connected with supply and carries current proportional to the supply voltage. और अगला है shunt electromagnet coil connected with a series magnet and carries current inversely। यही है, बताओ। चौथा ऑप्शन तो देखो सही है नहीं, तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूं और आप इसे 3 ऑप्शन में से ढूंढिए। समझ में आ रहा है? ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ही सही है, सी ऑप्शन ही सही है। सी 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 सी। अरे संट इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल इज कनेक्टेड विद द सप्लाई
संट की जो कॉइल होती है सप्लाई के पैरेलल होती है, तो पता है हाँ। एंड कैरीज करंट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, जी हाँ, संट कॉइल में जो करंट होती है वो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सही। तो यही तो है। सी ऑप्शन। आप देखो, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में है बिल्कुल। ये देखो, ये कहानी ऐसे गई। अगर ये वोल्टेज V1 है, तो सीधा सीधा तार ये वोल्टेज भी V1 होगा। और अगर ये वोल्टेज V2 है, तो ये वोल्टेज भी सॉरी, ये वोल्टेज V2 है, तो ये क्या होगा, V2 होगा। यानी अगर इसका वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2, अगर ये V1 है तो ये भी V1 ही होगा, सीधा तार है। तो अगर इसका वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2, तो इसका वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस V2, यानी संट कॉइल या प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल का जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। अब इसमें करंट किस पे डिपेंड करेगी? तो प्रेशर कॉइल की करंट क्या होती है? किसी भी करंट कॉइल की करंट किस पे डिपेंड करेगी? उस कॉइल के वोल्टेज पे अपन उसके इंपीडेंस पे। किसी भी कॉइल में करंट किस पे डिपेंड करेगी? ओम भैया कह के क्या गए हैं, ओम भैया कह के गए हैं, अगर किसी की करंट निकालनी हो तो उसका वोल्टेज ले लो और उसका इंपीडेंस या उसका रेजिस्टेंस ले लो। तो इसका वोल्टेज क्या होगा? इसका वोल्टेज बिल्कुल सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, तो मैं इसका ही वोल्टेज लेना चाह रहा था, इसका ही, मगर इसका वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, तो वी सप्लाई वोल्टेज हो गया और जेड इसका इंपीडेंस हो गया कॉइल का। तो आपकी प्रेशर कॉइल की करंट तो इसके वोल्टेज के समानुपाती है, मगर इसका वोल्टेज इसके बराबर है। यानी आप ये कह सकते हो कि प्रेशर कॉइल की करंट सप्लाई वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है। प्रेशर कॉइल की करंट सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती है। मैं सप्लाई वोल्टेज नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो इसी का वोल्टेज कहना चाह रहा था कि इसकी करंट इसके वोल्टेज के, भाई जिस भी कॉइल में करंट निकालोगे उस कॉइल की करंट उसी की वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना। हाँ, इसी का वोल्टेज मैं कहना चाह रहा हूं, मगर ये वोल्टेज बिल्कुल सप्लाई की बराबर है, इसलिए मैंने बोल दिया कि प्रेशर कॉइल की करंट सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती है। वही बात है। अब देखो आप, ठीक है, ये द संट इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल इज कनेक्टेड विद द सप्लाई एंड कैरीज करंट प्रोपोर्शनल द सप्लाई वोल्टेज। यानी आप पीडीएफ जब मिलेगी आपको तो आप वहां से देख लोगे, पढ़ लोगे। वही लिखा है कि जो संट इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी जो कॉइल है उसका जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज के बराबर है और उसमें जो करंट होगी वो सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होगी, राइट। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। A measuring instrument that uses gravity control for applying the controlling torque can only be used in which position? कहने का मतलब है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसमें ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक का आप यूज करना चाहते हो, तो किस पोजीशन में अगर होगा तो आप ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक का यूज कर सकते हो। ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक का मतलब है जैसे कहीं पे आप ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करते हो, कहीं पे किस और मेथड का यूज करते हो, तो ये सवाल ये है कि ग्रेविटी कंट्रोल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल में एक्चुअली होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण का।
जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे देखो, ये पॉइंटर है, ये 0 है, ये 10 एम्पियर है, ये 20 एम्पियर है, ये 30 एम्पियर है, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर और 70 एम्पियर। ये मेरा पॉइंटर था। ये मेरा पॉइंटर है, ये ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसमें करंट 30 एम्पियर आ गई या 40 एम्पियर करंट आ गई, तो 40 एम्पियर करंट आ गई तो पॉइंटर आपका कहाँ चला जाएगा? 40 एम्पियर करंट अगर आ गई तो आपका पॉइंटर यहाँ आ जाएगा 40 एम्पियर करंट पे। अब अगर हम आपके पॉइंटर को वर्टिकल डायरेक्शन में रखें, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण पिक्चर में आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण देखो, एक तो आपका पॉइंटर अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे आगे पीछे हो रहा है, इधर इधर, तो फिर ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंटर यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, गुरुत्वाकर्षण का बल उतना ही लग रहा है उसके ऊपर। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पॉइंटर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, क्षैतिज एक्सिस में, क्षैतिज प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण हर जगह बराबर है। यहाँ है पॉइंटर तो भी, यहाँ है तो भी, यहाँ है तो भी, यहाँ है तो भी, वहाँ है तो भी। लेकिन अगर पॉइंटर वर्टिकल गति कर रहा है, जैसे पॉइंटर वर्टिकल गति कर रहा है ऐसे, भाई पॉइंटर है ये ऐसे गति करेगा, तो जैसे पॉइंटर है, ये पॉइंटर है। अब मान लीजिए ये पॉइंटर आपका ऐसे था, कुछ देर बाद ऐसे हो गया, कुछ देर बाद ऐसे हो गया, कुछ देर बाद ऐसे हो गया, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण जो है पिक्चर में आ जाता है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो अगर आप ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक का यूज करना चाहो, ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक का यूज करना चाहो, तो वो तभी प्रभावी है जब आपका पॉइंटर जो है वर्टिकली प्लेस्ड हो। पॉइंटर कैसे हो? वर्टिकली प्लेस्ड। और आप पढ़ते हुए जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ग्रेविटी कंट्रोल में, वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? साइन थीटा के। आपने पढ़ा होगा। तो आपका पॉइंटर हॉरिजॉन्टल होगा तो ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक आप यूज नहीं कर सकते। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर हाथ मेरा ऐसे है चाहे ऐसे है, ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो गुरुत्वाकर्षण हर जगह बराबर। लेकिन हाथ अगर ऐसे है, ऐसे ऐसे जा रहा है, वर्टिकल प्लेन में है, तो फिर गुरुत्वाकर्षण वहां पिक्चर में आएगा। बात नहीं समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ये आपने ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक जब पढ़ा होगा तो डायग्राम बना के आपको बताया गया होगा। कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ग्रेविटी कंट्रोल फॉर अप्लाइंग द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन ओनली बी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन। केवल वर्टिकल पोजीशन में ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक का आप यूज कर सकते हो जब पॉइंटर वर्टिकल होगा। तो ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक गुरुत्व नियंत्रण विधि का यूज हम तब करते हैं, केवल तब करते हैं, when pointer is in vertical plane, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज प्लेन में है तो ये प्रभावी नहीं होगा। जब सुई मतलब पॉइंटर
ऊर्ध्वाधर प्लेन में हो, तभी ये प्रभावी होगा। हाँ, बोलिए। अगला सवाल है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर स्प्रिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। मतलब मुख्यतः सारे उपकरण जहां स्प्रिंग हम बनाते हैं, यूज करते हैं, उसमें हम स्प्रिंग के लिए कौन सा पदार्थ लेते हैं? फास्फर ब्रोंज। स्प्रिंग के लिए हम फास्फर ब्रोंज लेते हैं, लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के। फास्फर ब्रोंज की नॉर्मली स्प्रिंग बनी होती है। स्प्रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रोंज की। कोई दिक्कत यहां तक? द टॉर्क इज अप्लाइड टू एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट टू मूव द पॉइंटर इज। ऐसा कौन सा टॉर्क है जो पॉइंटर को मूव करने में सहायता प्रदान करता है? तो आपको पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पॉइंटर को घूमने में कौन सा टॉर्क मदद करेगा? तो आपका उत्तर होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को आगे बढ़ाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को आगे बढ़ाता है। तो कौन आगे बढ़ाता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड ऑन ए ग्राफ शीट आर कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। बताओ इसका आंसर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है रीडिंग को एक ग्राफ के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? तो ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड करने का मतलब ऐसे होगा कि ये मान लीजिए टाइम है, ये और कोई क्वांटिटी है, वो ऐसे ग्राफ में रिकॉर्ड कर ले रहा है, ऐसे कम ज़्यादा कितना है। तो ऐसा तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं करता, वो तो उस वक्त की वैल्यू बताता है, जितनी करंट होगी तुरंत बता देगा। ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट करता है। जैसे एक्स वाई रिकॉर्डर है या सीआरओ, जैसे मान लीजिए ग्राफ फ्लॉप जहां बनता है, वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। लोग बोल रहे हैं इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग सचिन बोल रहे हैं। इंडिकेटिंग नहीं होगा भाई। इंडिकेटिंग में जिस वक्त करंट होती है बस उसी वक्त की वैल्यू बताएगा। जैसे अभी करंट 100 एम्पियर है, आपने नापा, उसने 100 एम्पियर, पॉइंटर चला गया 100 एम्पियर पे, ठीक। फिर करंट आपने 120 एम्पियर नापा तो पॉइंटर 120 एम्पियर पे चला जाएगा। 120 एम्पियर करंट अभी है तो पॉइंटर 120 एम्पियर बताएगा। इसके पहले कितनी करंट थी उसका कोई लेना देना नहीं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेगा भैया अभी जो करंट है मैं उतना बता दूंगा, अभी 120 है तो मैं 120 पे है मेरा पॉइंटर, देख लो कितनी करंट है। अब बोलोगे अच्छा इसके पहले कितनी हमने नापी थी, कहेगा मुझे नहीं पता, तो मैं भूल गया। जिस वक्त नापोगे उस वक्त की करंट जितनी होगी उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन देता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग क्या करता है? वो जोड़ के रखता है पूरा 6 महीने 1 साल में कितना आपने किया है। और रिकॉर्डिंग क्या करता है? ग्राफ बना देता है और देख लो आप, अच्छा 2 मिनट पहले इतना था, 10 मिनट पहले इतना था, 15 मिनट पहले इतना था, अभी कितना है। जैसे आप स्टॉक मार्केट देखते हो, शेयर मार्केट, वहां ग्राफ बनता है कि मार्केट बढ़ी घटी फिर ऐसे हुई, तो जो ग्राफ है वो क्या है? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट।
कि एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा ग्राफ बना देता है। अगर आप 24 घंटे का ग्राफ बना लो, एक हफ्ते का ग्राफ बना लो, वो ग्राफ बना के दे देगा। लिखा है ना ग्राफ, ग्राफ सीट, ग्राफ बनता है। ग्राफ वाला वर्ड देखो चिंटू, ग्राफ सीट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। चिंटू मासूम है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एक ग्राफिंग मेथड नहीं कोई मेथड होता है भाई। इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, तीन ही तो है टाइप, ग्राफिंग इंस्ट्रूमेंट कोई टाइप नहीं। हरियाणा एलम पूछता है चिंटू, हरियाणा एलम में क्या आता है देखो। एक सवाल पूछा गया है कि नॉर्मली पॉइंटर किस मटेरियल का बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो बोलो क्या उत्तर दोगे। मैं करा देता हूं सवाल को, सवाल तो नहीं बट वैसे ही मैं बता देता हूं। पॉइंटर किस मटेरियल का बना होता है नॉर्मली, जो आपके पीएमसी है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तो पॉइंटर किस मटेरियल का बना होता है बताओ। पॉइंटर इज मेड अप ऑफ, यानी जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर किसका बना होता है। पॉइंटर, पॉइंटर हिंदी में लिखने में दिक्कत हो रही, छोड़ दो। पॉइंटर इज मेड अप ऑफ पॉइंटर। अगर हमने हिंदी नहीं पढ़ी होती क्लास 12 तक तो कैसे लिखता मैं। पॉइंटर किससे बना होता है। हम सम्मान से उत्तीर्ण हैं हिंदी में क्लास 10th में, जब नकल नहीं हुआ करती थी, न तो परसेंटेज आया करते थे ज़्यादा। पॉइंटर किससे बना होता है तो क्या बोलोगे। एल्यूमिनियम से मुख्यतः। पॉइंटर पूछ रहा हूं तो चिंटू स्प्रिंग बता रहा है। स्प्रिंग फास्फर ब्रोंज की होती है भाई, स्प्रिंग फास्फर ब्रोंज की होती है। हम पॉइंटर पूछ रहे हैं, पॉइंटर एल्यूमिनियम का बना होता है। क्यों एल्यूमिनियम का बना होता है। अब सवाल आया क्यों, वाई, तो क्योंकि हल्का होता है, लाइट इन वेट। ये दो सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, तो मैंने इसको एक साथ ही लिख दिया, सवाल ना लिखने के बजाय पॉइंट ही। वजन में हल्का होता है। पॉइंटर नॉर्मली एल्यूमिनियम का बनाते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि वजन में हल्का होता है। हल्का होने से क्या फायदा हुआ। अरे भाई अगर पॉइंटर है हल्का है तो क्या फायदा होगा। अगर 1 एम्पियर की भी करंट आएगी, हल्का है तो घूम जाएगा पॉइंटर, चला जाएगा 1 एम्पियर पे यहां तक। और अगर बहुत भारी है तो 1 एम्पियर करंट आएगी, टॉर्क भी लगेगा, घुमाने की कोशिश करेगा लेकिन इतना भारी है कि आगे नहीं बढ़ेगा। 2 एम्पियर करंट भी आ गई, टॉर्क भी लग रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, इतना भारी है कि आगे नहीं बढ़ रहा है। चिंटू 2 एम्पियर करंट लेके 3 एम्पियर करंट लेके बैठा है कि पॉइंटर आगे बढ़ेगा, पॉइंटर आगे ही नहीं बढ़ रहा क्योंकि बहुत भारी है। बहुत भारी होगा पॉइंटर तो उसको घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो थोड़ी बहुत करंट वरंट होगी तो पॉइंटर आगे नहीं बढ़ेगा। आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं कहा जाएगा। फिर आप तो चाहोगे ऐसा पॉइंटर हो कि 0.00001 एम्पियर भी करंट हो तो पॉइंटर आगे बढ़ जाए, तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, हम खुशी से पागल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो वजन हो मूविंग सिस्टम का, मूविंग पार्ट का, पॉइंटर का, वो कम से कम हो, और एक गुण एल्यूमिनियम के पास है। तो अगर एल्यूमिनियम का हमने इस्तेमाल किया पॉइंटर के तौर पे तो क्या खासियत रही होगी, वजन कम था, ये मुख्य कारण है। लाइट इन वेट। बोलो, वजन में हल्का, वजन में हल्का। चिंटू, और आज का आखिरी सवाल, द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर। रेजिस्टेंस अमीटर का कितना होता है नॉर्मली, आपको ये बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमीटर है, अमीटर, अमीटर, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, आदर्श रूप में अगर आप देखोगे, आदर्श रूप में यानी आइडियली, तो कितना होता है भाई, और प्रैक्टिकली कितना होता है, मतलब वास्तव में, वास्तविकता में, वास्तविकता में। तो अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली जो है अमीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत लो, वेरी लो, बहुत कम, बहुत कम,
जितना कम हो उतना अच्छा, और आइडियली जीरो, आइडियली जीरो। और वोल्ट मीटर का इसका उल्टा, सर वोल्ट मीटर का इसका उल्टा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली कितना होगा, अनंत। वोल्ट मीटर का आइडियली कितना होगा, अनंत, और प्रैक्टिकली वेरी हाई, प्रैक्टिकली वेरी हाई, आइडियली अनंत। किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का आइडियली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली वेरी हाई। अमीटर का लिख दिया मैंने। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज क्या है, प्रैक्टिकली की बात करो, इज वेरी लो। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर आप बैच की तलाश में हो तो मैं बता दूं कि मेरे बैचेज करियर वे लैब पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहा है, करियर वे लैब पे। आप जाके चेक करोगे तो करियर वे लैब पे आपको मेरे बैचेज मिलेंगे। आप ऐप डाउनलोड करोगे करियर वे लैब तो आपको मिलेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या, ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करना। आप ऐप खोलने के बाद सबसे पहले लाइव क्लास पे क्लिक करना। आप किस पे, लाइव क्लास पे। सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है लाइव क्लास का। लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आएगा, जैसे एसएससी, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और दाएं जाओगे आप तो जेई एंड आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन आएगा, जेई एंड आईटीआई एग्जाम का। उस पर आप क्लिक करना। तो उस पर क्लिक करने के बाद जितने भी जेई आईटीआई के बैचेज चल रहे हैं वो बैचेज आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको जेई का बैच चाहिए, आईटीआई का बैच चाहिए, एएलपी के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच चाहिए, वो सारे बैचेज आपको दिख जाएंगे यहाँ पे जेई एंड आईटीआई के। तो जो जो बैचेज भी चल रहे होंगे इसमें एडमिशन ओपन होगा, बैचेज आपको दिख जाएंगे। वहाँ जाके बाय नाउ पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का एक बैच फिलहाल चल रहा है। जेई का नया बैच जून महीने में आएगा, जेई इलेक्ट्रिकल का नया बैच जून महीने में आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप फोन नहीं करोगे, व्हाट्सएप मैसेज करना, 1-2 दिन वेट करना, 3 दिन रिप्लाई मिल जाएगा आपको, ओके। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको। तो ये 5 है, 7266056451। 56451। तो उम्मीद है जो सवाल आपको करवाए गए ये आपको समझ में आए होंगे। बाकी किसी और दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।